घर में घुसते ही लता का फूला हुआ मुंह देखकर अमित ने अंदाजा लगा लिया था कि आज कुछ तो हुआ है। वरना रोज तो लता हमेशा मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती थी। फिर आज ऐसा क्या हो गया जो उसके मुंह पर 12 बजे हुए हैं। लो दीदी की चिट्ठी आई है, लता ने मुंह बनाते हुए अमित से कहा। रख दो, पहले कपड़े तो चेंज कर लूं। चिट्ठी कहाँ भागी जा रही है। सुनते ही लता ने अमित को बहुत ही हैरानी से देखा और उसकी हैरत भरी नजरों का मुस्कुराहट से जवाब देते हुए अमित बाथरूम में चला गया। लता के उतरे हुए चेहरे का राज खुल गया था। अमित तो मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रहा था कि सोच रही होगी कि आज इसको क्या हो गया है। वैसे तो दीदी की चिट्ठी आते ही उस पर झपट जाता था। हर साल गर्मियों की छुट्टी में दीदी हमसे मिलने जरूर आती थीं, लेकिन हमारी शादी के 6 सालों में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि लता ने कभी खुश होकर दीदी का स्वागत किया हो। उसने हमेशा दीदी के आने पर बेरुखी ही दिखाई है और हर साल हम दोनों का इस बात को लेकर झगड़ा होना भी तय है। बेचारी दीदी का इसमें क्या कसूर है। वह तो इतने प्यार और आस के साथ अपने इकलौते और छोटे भाई से मिलने आती थीं और बदले में सिर्फ वो थोड़ा सा प्यार और सम्मान चाहती थीं। लेकिन लता का रूखा बर्ताव देखकर थोड़े ही दिनों में वापस चली जाती थीं। मेरा अपनी दीदी के लिए प्यार कम होता भी तो कैसे। दीदी सिर्फ 11 साल की थी जब माँ मुझे जन्म देते समय ही चल बसी, और अगर दीदी ना होती तो मेरा क्या होता। वो मेरी बड़ी बहन बाद में है और मेरी माँ पहले हैं। उन्होंने मुझे बचपन से लेकर जवानी तक माँ की ममता दी है, कदम कदम पर मेरे साथ चली हैं। तो आज मैं उनके प्यार को, उनकी ममता को कैसे भूल जाऊं। दीदी तो शादी भी नहीं करना चाहती थीं, लेकिन पिताजी उनकी बढ़ती उम्र को लेकर और रिश्तेदारों के तानों से बहुत परेशान रहते थे, तो मैंने ही उन्हें अपनी कसम देकर मजबूर किया था। शादी के बाद भी वह अपना मोह अपने भाई के लिए कम न कर पाई थीं। भाई के बारे में जरा सी भी बात सुनती तो दौड़ी चली आती थीं। आखिर उन्होंने अपने भाई को बेटे की तरह पाला था और अपनी दीदी के जाने के बाद अमित भी बिल्कुल अकेला पड़ गया था। यह तो जीजा जी का स्वभाव बहुत अच्छा था, जो वो दीदी की तड़प को समझते थे और उन्होंने कभी नहीं टोका। उन्हें किसी बात के लिए भी और भाई बहन के प्यार के बीच में कभी बाधा भी नहीं बने। लता को भी दीदी ने ही पसंद किया था। अमित ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। दीदी ने अमित की शादी की सारी तैयारियां खुद की थीं, बहुत ही उत्साह के साथ। और ऐसा भी नहीं था कि लता को इन सब के बारे में पता नहीं था। उसने शादी के बाद ही उसे अपनी जीवन की हर बात बता दी थी। और शादी के बाद जब पहली बार दीदी घर पर आने वाली थीं, तब लता भी उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी। अमित की खुशी का तो कहीं ठिकाना ही नहीं था। वह चाहता था कि वह दीदी के स्वागत में कोई कमी न छोड़े। पति के अपनी बहन के स्वागत के लिए इतने सारे आदेश सुनकर लता की खुशी थोड़ी कम हो गई थी, परंतु अमित को इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वह अपनी ही धुन में खोया हुआ था। वह चाहता था कुछ भी हो जाए, लेकिन दीदी को इतना मान सम्मान मिलना चाहिए जिससे मैं उनकी ममता का थोड़ा सा कर्ज तो उतार पाऊं। दीदी के आने के बाद उन दोनों के बीच लता कहीं खो ही गई थी। दोनों अपनी बातों में इतने मस्त थे कि उन्हें किसी तीसरे की कोई परवाह ही नहीं थी। लता उनकी बातों में शामिल होने की कोशिश भी करती, लेकिन अमित उसे मौका ही नहीं दे रहा था कुछ भी बोलने का। ये सब देखकर वो इतनी ज़्यादा खींच गई और उठकर रसोई में चली गई खाना बनाने के लिए। जिस खाने को उसने इतनी मेहनत से बनाया था, उसे देखकर अमित चिढ़ गया और बोला कि ये क्या बना दिया, तुम्हें पता नहीं कि दीदी को मटर मशरूम पसंद नहीं है, उन्हें तो शाही पनीर पसंद है। फिर वो रसोई में खड़ी लता को बाहर खींच कर ले आया और कहा कि आज खाना तुम नहीं बनाओगी, आज तो मैं दीदी के हाथ का खाना बना ही खाऊंगा। वो कितना अच्छा खाना बनाती हैं। और फिर दोनों भाई बहन अपनी मस्ती में मस्त किचन में बिजी हो गए और लता बिना अपराध की अपराधी बनकर खड़ी खड़ी सब देखती रही। दीदी कभी कभी लता को भी बातों में शामिल करने की कोशिश करती, लेकिन अमित तो अनजाने में ही सही इन दोनों के बीच में दीवार बना हुआ था। वह दोनों को बात करने का मौका ही नहीं दे रहा था। उनकी बातचीत तो कभी इंट्रोडक्शन से आगे ही नहीं बढ़ी। उस समय तो लता ने हालात से समझौता कर लिया, लेकिन उसके बाद जब भी दीदी आती तो वह कभी सीधे मुंह उनसे बात ही नहीं करती थी। उसने दीदी को तो कभी मुंह पर कुछ नहीं बोला, लेकिन अमित से हर बार उसका झगड़ा होता था। दीदी को भी शायद अंदाजा हो गया था, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे आना कम कर दिया और इस बार तो पूरे 1 साल के बाद आ रही थीं, क्योंकि पिछली बार लता ने अमित के साथ उनके सामने ही झगड़ा किया था। वो बेचारी 4 दिन में ही वापस चली गईं।
वो जितने दिन भी रहीं, लता ने बिस्तर से नीचे पैर भी नहीं रखा। हमेशा कुछ न कुछ बीमारी का बहाना करके अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी। और जब अमित ने दीदी को अकेले किचन में काम करते हुए देखा तो वो लता पर भड़क गया। फिर लता ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं बहाना कर रही हूँ? और वैसे भी तुम्हें और तुम्हारी दीदी को मेरा ना कोई काम पसंद आता है, ना मेरा बनाया हुआ खाना। तुम दोनों तो अपनी बातों में इतना खो जाओगे तो फिर मैं क्या करूँगी? बढ़ते बढ़ते झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन दीदी फिर भी कुछ नहीं बोली। और अगले ही दिन अमित के बहुत बार रोकने पर भी नहीं रुकी और वो वापस अपने घर चली। उनके जाने के बाद भी बहुतों दिनों तक उन दोनों का रिश्ता सामान्य नहीं हुआ। दीदी के यहाँ से जाने के बाद अमित लता को कभी माफ़ नहीं कर पाया था। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। ये देखकर पिताजी एक दिन सैर करने के बहाने अमित को अपने साथ ले गए और उसे समझाते हुए बोले कि पति पत्नी का रिश्ता कुछ अलग ही है। इस रिश्ते में कोई तीसरा आए इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन दीदी कोई गए नहीं। बीच में ही पापा की बात काटते हुए अमित बोला, बेटा, शादी के बाद पति पत्नी का रिश्ता ही सबसे ज़्यादा करीबी होता है और बाकी सारे रिश्ते बाद में आते हैं। और माना कि हर एक रिश्ते की अपनी एक अहमियत होती है, लेकिन किसी भी रिश्ते पर कोई भी रिश्ता हावी नहीं होना चाहिए, वरना परिवार में कोई भी खुश नहीं रह पाता। तुम ही बताओ, इतनी कोशिशों के बाद भी क्या तुम्हारी दीदी खुश है? तो मैं क्या करूं, आप ही बताइए। क्या लता की खुशी के लिए अपनी दीदी से सारे रिश्ते तोड़ दूं या फिर दीदी के लिए लता से रिश्ता तोड़ दूं? आप जानते हैं कि मैं दोनों में से किसी के साथ भी रिश्ता नहीं तोड़ सकता। दोनों मुझे बहुत ही प्रिय हैं। पिताजी हल्के से मुस्कुराए और फिर बोले, बेटा, ये तो तुम भी जानते हो कि लता मन की बुरी नहीं है। मेरा कितना ख्याल रखती है, तुम्हारे लिए भी एक आदर्श पत्नी है। तो फिर बताओ, उसकी तुम्हारी दीदी से क्या दुश्मनी है? फिर वो दीदी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? अमित ने कुछ देर तक इस बारे में सोचने के बाद जवाब दिया, आप खुद ही बताइए। जब दीदी पहली बार आने वाली थी तब लता खुद भी तो कितना उत्साहित थी। तो फिर अब क्या हो गया है उसे? इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, तुम खुद जिम्मेदार हो। अपने पापा की ये बात सुनकर अमित अचंभे में था। मैं कैसे? हाँ, तुम ही उन दोनों के बीच में दीवार बने हो। तुम उसे कुछ करने ही कहाँ देते हो। वो तुम्हारी हर खुशी में शामिल होना चाहती थी, तुम्हारे सारे काम करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही तुम्हारी बहन आती है तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या करते हो। तुम अपनी जिंदगी से उसका अस्तित्व ही मिटा देते हो और सिर्फ अपनी बहन में ही खो जाते हो। पिताजी ने अमित की तरफ देखा तो सिर झुकाए हुए किसी सोच में डूबा हुआ था। बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी दीदी और तुम्हारे बीच इतना स्नेह है और भाई बहन से ज़्यादा तुम एक दूसरे के दोस्त हो। लेकिन दोस्ती का थोड़ा दायरा बढ़ाओ और लता को भी इसमें शामिल करो। ये उसका भी घर है और उसे तय करने दो कि उसके घर पर जो मेहमान आएंगे उसका स्वागत वो किस तरह से करेगी। और विश्वास करो, ऐसा करते ही तुम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी और तुम एक दूसरे के और ज़्यादा करीब हो जाओगे। और कितनी देर अंदर बैठे रहोगे? लता की आवाज़ सुनकर बाथरूम में बैठा अमित एकदम से चौंक गया और फटाफट से नहाकर बाहर निकल आया। लता ने गरम गरम नाश्ता और चाय उसके लिए तैयार रखा था। झूठे बर्तन समेटती लता हैरानी से अमित को देख रही थी, क्योंकि चिट्ठी को हाथ लगाए बिना ही भाई एक मैगजीन पढ़ने लग गया था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लता की चिंता भरी शक्ल देखकर अमित ने अपनी हंसी को मुश्किल से रोका। हाँ, ठीक है। क्यों, क्या हुआ? फिर अभी तक दीदी की चिट्ठी को हाथ भी नहीं लगाया तुमने? लता की बात का लापरवाही से जवाब देते हुए अमित ने कहा, तुमने भी तो पढ़ी होगी, तुम ही बता दो क्या लिखा है। वह कल दोपहर की ट्रेन से आ रही हैं। अच्छा बोलकर वह फिर से मैगजीन पढ़ने में बिजी हो गया। कुछ देर के लिए तो लता हैरानी भरी नजरों से वहां खड़ी खड़ी उसे देखती रही और फिर कमरे से बाहर आ गई। अगले दिन रविवार था और अमित सुबह सुबह ही अखबार पढ़ने में खोया हुआ था और ये देखकर लता अपने आप को चुप नहीं रख पाई और आखिर उसने पूछ ही लिया, दीदी आने वाली हैं, तुम्हें याद भी है या नहीं? हाँ, याद है मुझे। अखबार में नजरें गड़ाए हुए अमित बोला, क्या खाक याद है? कुछ सामान भी लाना है या नहीं? ये तुम्हारा घर है तो तुम ही जानो क्या लाना है। इस तरह का जवाब पाकर लता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और पैर पटकते हुए वह थैला और पर्स लेकर बाजार चली गई सामान लाने के लिए। और जब घर लौटी तो हाथ में भारी थैला था और पसीने से तरबतर थी। अमित ये सब देखकर बहुत हैरान था।
वो छांट छांट कर दीदी की पसंद की हर चीज लेकर आई थी। दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो, तुम जो भी बनाओगी वो बहुत ही लाजवाब होगा। कुछ भी बना लूं? अमित का जवाब सुनकर लता ने उसे घूर कर देखा। दीदी के आने से पहले ही उसने सारा खाना तैयार कर लिया था और अमित की तेज नजरों ने देख लिया था कि उसने सारा खाना दीदी की पसंद का ही बनाया है। और वास्तव में वो मन ही मन पछता रहा था अपने बचकाने व्यवहार के लिए कि उसने कभी लता को अपने रिश्तों में शामिल होने ही नहीं दिया था। ट्रेन का टाइम हो रहा है, दीदी को लेने नहीं जाना? कपड़े निकाल दूं तुम्हारे? लता अपने अगले सवाल के साथ अमित के सामने खड़ी थी। अमित तो जानबूझकर अपने आप को व्यस्त दिखा रहा था और बोला, नहीं, उन्हें रास्ता पता है, वो खुद ऑटो लेकर आ जाएंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता है ना कि वह अकेले आ रही हैं, तो फिर लेने नहीं जाओगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? लता के मन में जितने भी सवाल थे सब बाहर आ गए। अच्छा बाबा, जाता हूँ, लेकिन एक शर्त पर जाऊंगा, अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी। मैं वहां तुम दोनों के बीच में क्या करूंगी? ठीक है, फिर तो मैं भी नहीं जाता। उसे अपनी जगह से ना हिलते हुए देखकर आखिरकार लता ने बोल दिया कि ठीक है, चलो, मैं भी चलती हूँ। लता को स्टेशन पर देख पहले तो दीदी हैरान हो गईं और सोच में पड़ गईं, और फिर उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। यहाँ आने से पहले शायद पिछली बार के झगड़े की वजह से डर रही थीं, लेकिन लता को स्टेशन पर देखकर सारी शंकाएं एक पल में ही दूर हो गईं। लता खुशी से उनके पैर छूने के लिए झुकी तो दीदी ने उसे गले लगा लिया। अमित तो सोच रहा था, कितनी अच्छी तरह से तो कभी घर पर भी नहीं मिली दीदी से। किस सोच में पड़ गए। दीदी का खिलखिलाता चेहरा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर वो सामान उठाकर आगे आगे चल रहा था और लता और दीदी बातें करते करते उसके पीछे आ रहे थे। खाने के समय पर भी वह कम बात कर रहा था और लता ही दीदी को बार बार आग्रह करके खिला रही थी। हर बार शायद लता के बुरे बर्ताव की वजह से माहौल तनावपूर्ण हो जाता था, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। दीदी पहले से भी ज्यादा खुश लग रही थीं। इससे पहले वह कभी इतनी खुश नहीं होती थीं। खाने के बाद अमित उठकर अपने कमरे में आ गया और वो दोनों काफी देर तक वहीं बैठकर बात करती रहीं। कुछ देर बाद लता भी कमरे में आ गई और बोली, क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ, दीदी से कुछ बात तो कर लो। तुम हो ना, तुम कर लो, मैं कुछ देर सोऊंगा। ये कहते ही अमित ने करवट बदलकर आंखें मूंद लीं। रात के खाने की तैयारी में दीदी भी लता का हाथ बटाने किचन में चली गईं। अमित अपने कमरे में टीवी देख रहा था। अमित की तबीयत ठीक नहीं क्या? किचन से दीदी की हल्की सी आवाज अमित के कानों में पड़ी। उनकी बात का जवाब देते हुए लता ने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस ऑफिस में काम थोड़ा ज़्यादा होता है तो थक जाते हैं और इसीलिए थोड़ा चुप चुप हैं। आपको बुरा लगा क्या? नहीं, इसमें बुरा लगने की क्या बात है, बल्कि तुम्हारी कंपनी मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मायके आई हूँ, क्योंकि माँ तो थी नहीं। पिता और भाई का प्यार तो हमेशा था, लेकिन असली मायके का एहसास तो हमेशा माँ या भाभी से ही होता है। दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अरे नहीं, माफ़ी मत मांगो, हमने तुम्हें मौका ही कहाँ दिया कुछ भी करने का या कुछ भी बोलने का। खैर छोड़ो, जितना अच्छा मुझे इस बार लग रहा है वैसा मुझे कभी भी नहीं लगा। मुझे यहाँ आकर जो सुकून मिला वो मैं बता नहीं सकती। कमरे में बैठा हुआ अमित दीदी की संतुष्टि भरी आवाज़ सुनकर बहुत खुश था, और लता और दीदी के बीच का रिश्ता देखकर उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। सुबह उसके उठने से पहले ही दीदी और लता दोनों उठकर साथ में काम करते करते बातों में लगे हुए थे। रात को भी वो दोनों न जाने कितनी देर तक जागती रही थीं, और सुबह भी जब से उठी थीं तब से बातें कर रही थीं। उनकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। न जाने कितनी बातें उनके मन में दबी हुई थीं। अमित बिस्तर से उठकर ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया। कहाँ जा रहे हो? शीशे के सामने बाल समा रहे अमित का हाथ वहीं रुक गया। ऑफिस जा रहा हूँ। दीदी आई हैं फिर भी? लता ने हैरानी से पूछा। पहले जब भी दीदी आती थी तो अमित अपने ऑफिस की पूरे साल की छुट्टियां बचाकर रखता था, और जितने भी दिन वो रहती थीं उनके साथ ही पूरा वक्त गुजारता था। उन्हें सब जगह घुमाने के लिए लेकर जाता था। छुट्टी क्यों नहीं ले लेते, हम सब घूमने चलेंगे साथ में, लता ने जोर देते हुए कहा। नहीं, मैं इस बार छुट्टी नहीं ले सकता। पर क्यों? मैंने सोचा है कि हम दोनों शिमला घूमने चलेंगे। ये छुट्टियां मैंने तब के लिए बचा कर रखी हैं। अगर अब मैंने छुट्टी ले ली तो फिर मुझे तब छुट्टियां नहीं मिलेंगी। ये सुनते ही लता की आंखें भीग गईं।
शायद उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अमित की जिंदगी में उसके लिए इतनी अहमियत थी। अपने आंसू पोंछती हुई लता बोली कि शिमला दीदी से ज्यादा जरूरी तो नहीं है, तुम्हें छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आज की छुट्टी ले लेता हूँ, समझौते के अंदाज में अमित बोला। लेकिन इसके बाद जितने भी दिन दीदी यहाँ पर रहेंगी तुम ही उनके साथ रहोगी। मैं? पर कुछ गलत हो गया तो? कुछ गलत नहीं होगा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, और अगर कोई गलती हो भी गई तो उसे सुधार लेना। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं भी तो वही कर रहा हूँ, अपनी गलती ही तो सुधार रहा हूँ। लता उससे प्यार और विश्वास भरी निगाहों से देखकर बोली, चलो छोड़ो ये सब, चलकर आज की पिकनिक की तैयारी तो कर लो। कम से कम दीदी पूरे 20 दिन के लिए रुकी थी और इन दिनों में लता और दीदी के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए थे। इस बार पिताजी भी बहुत खुश थे। जीजा जी का पत्र आया तो दीदी के जाने की तारीख भी तय हो गई और लता दौड़ी दौड़ी बाजार गई। दीदी के लिए साड़ी और जीजा जी के लिए कपड़े भी खरीद कर लाई, और भी न जाने क्या क्या उसने दीदी को देने के लिए ला रखा था। वह दीदी के साथ उनकी पैकिंग करवा रही थी क्योंकि शाम को उनकी ट्रेन थी। सामान पैक हो जाने के बाद अमित दीदी के पास आकर बैठ गया। दीदी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और पूछा, अब तुम कब आ रहे हो लता को लेकर हमारे घर? आऊँगा दीदी, जल्दी ही आऊँगा। और दीदी की गोद में सर रखकर लेट गया। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना दीदी? किस लिए? उसके बालों में हाथ फेरते हुए दीदी ने उससे पूछा। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पहले जितना वक्त नहीं बिता पाया। अमित बोला, नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इस बार मुझे जितनी खुशी हुई पहले उतनी कभी नहीं हुई थी। लता के होते हुए मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं हुई। वैसे एक बात बताऊं, मुझे बहुत तो डर लग रहा था। तेरा इतना प्यार जताने के बाद भी मुझे लग रहा था कि कहीं मेरा भाई दूर ना हो जाए मुझसे। कभी कभी तो सोचती थी कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी, लेकिन तुझे देखे बिना मन भी नहीं मान रहा था। लता के इस बार के अच्छे व्यवहार ने यह एहसास दिलाया कि भाई तो अपना होता ही है, लेकिन भाभी को अपना बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो अपनी ना बने तो भाई भी धीरे धीरे पराया हो जाता है। इस बार मुझे सुकून महसूस हो रहा है कि लता जैसी भाभी के होते हुए मेरा भाई कभी पराया नहीं होगा। और इससे सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने मुझे वह दिया जो पहले मुझे कभी नहीं मिला, मेरा मायका। उसने मुझे मेरे मायके में आने का एहसास दिलाया है। ये सब बोलते बोलते दीदी की आंखों से आंसू आ गए। लता ने जो मुझे दिया है उसका एहसास जिंदगी भर नहीं भूल सकती और ना ही उसका कर्ज चुका सकती हूँ। खाना तैयार है। लता कमरे में आई, उसकी आंखें भीगी हुई थीं, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने दीदी की बातें सुन ली थीं। कैसे भाई हो? तुम्हें पता भी है दीदी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो उठो, चलकर कुछ खा लो, लता ने अमित को देखते हुए कहा। दीदी को ट्रेन में बिठाकर अमित उनका सामान रखने में बिजी हो गया और ट्रेन में भी लता और दीदी दोनों साथ बैठकर बात कर रहे थे। लता उन्हें मना रही थी कि वह दशहरे की छुट्टियों में भी जरूर आएंगी। पहले तो दीदी जब भी वापस जाती थीं उनका चेहरा हमेशा उतरा होता था, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर जो चमक थी वो बयां नहीं कर सकते। एक छोटे से बदलाव ने पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां बिखेर दी थीं। अगर इस तरह के बदलाव हमारी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं तो इन्हें अपनाने में कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।